वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग विद इजी ट्रिक्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ओबीजीवाई का एक टॉपिक दैट इज व्हाट द पीपीएच, पोस्टपार्टम हेमरेज। आपने कई बार देखा होगा कि पोस्टपार्टम हेमरेज जो है वो बहुत कॉमन डिजीज है, मतलब कॉमनली पोस्टपार्टम पीरियड में हमें देखने को मिलता है। बहुत ज्यादा अभी पोस्टपार्टम हेमरेज के जो पेशेंट है वो आइडेंटिफाई हो रहे हैं। उसके बहुत कई रीजंस है, जैसे कि ट्रॉमा है, यूट्राइन अटोनी है, तो ऐसे कुछ उसके रीजन भी है। तो चलिए आइए देखते हैं आज का हमारा टॉपिक पीपीएच क्या है। तो हम शुरू करेंगे उसके डेफिनेशन के साथ। डेफिनेशन ऑफ पीपीएच। तो पीपीएच, पी दैट इज व्हाट पोस्ट, P that is what partum, H what hemorrhage। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? डिलीवरी होने के बाद का। पोस्ट पार्टम मतलब, पार्टम मतलब आफ्टर द डिलीवरी। डिलीवरी के बाद में जो ब्लीडिंग होती है, हेमरेज यानी क्या होता है? ब्लड लॉस, ब्लीडिंग। तो जो डिलीवरी के बाद में ब्लीडिंग होती है उससे हम कहते हैं पोस्ट पार्टम हेमरेज। अगर आपको एग्जाम के टाइम पे अगर डेफिनेशन याद नहीं आ रही है कि प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, तो आप ये भी लिख सकते हैं, डिलीवरी अकरिंग आफ्टर द डिलीवरी, ब्लीडिंग अकरिंग आफ्टर द डिलीवरी और ब्लड लॉस आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द बेबी। तो ये भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन प्रॉपर डेफिनेशन अगर आपको लिखनी है तो चलिए देखते हैं कैसी लिखनी होगी। Any amount of bleeding from or into the genital tract। क्या है? एनी अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग। क्या हो रहा है यहाँ पे? ब्लीडिंग हो रही है। आप सबको पता होगा कि अगर नॉर्मल डिलीवरी हुई है, नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी अगर हुई है, तो उसके बाद 500 अप्रोक्सीमेटली 500 ml तक जो ब्लड लॉस है वो होता है। 500 ml ऑफ ब्लड लॉस होता है नॉर्मल डिलीवरी में। और अगर LSCS हुआ है, मतलब लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन, शॉर्ट में हम उसे सिजेरियन सेक्शन और सी सेक्शन भी कहते हैं। अगर सी सेक्शन हुआ है तो वहां पे एटलीस्ट 1000 ml इतना ब्लड लॉस जो है वो होता है। तो पोस्टपार्टम हेमरेज क्या है? एनी अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग फ्रॉम और इनटू द जेनिटल ट्रैक्ट। यहाँ पे उन्होंने दो वर्ड बताए, फ्रॉम और इनटू। मतलब सीधा यूटेरस से, नहीं तो जो वजाइना है, जो भी यूटेराइन एरिया है, जो भी जेनाइटल एरिया है, वहां अगर कुछ ट्रॉमा हुआ है, कुछ इंजुरी हुई है वहां से, तो इन दोनों रीजन में क्या होता है? ब्लीडिंग होती है। तो उसीलिए यहाँ पे बोला है एनी अमाउंट फ्रॉम और इनटू द जेनाइटल ट्रैक्ट फॉलोइंग बर्थ ऑफ द बेबी। फॉलोइंग बर्थ ऑफ द बेबी मतलब बेबी डिलीवर्ड होने के बाद में जो जेनाइटल ट्रैक्ट से ब्लीडिंग हो रही है, अप टू द एंड ऑफ प्यूपेरियम। कब तक के? प्यूपेरियम तक। जो पीरियड रहता है 6 वीक्स का, जो ड्यूरेशन रहता है आफ्टर डिलीवरी, उसे हम कहते हैं प्यूपेरियल पीरियड। तो ब्लड लॉस हो रहा है, कब हो रहा है? फॉलोइंग बर्थ ऑफ द बेबी। बेबी का बर्थ होने के बाद अप टू द एंड ऑफ प्यूपेरियम। कहाँ तक के हो रहा है? जो प्यूपेरियल पीरियड है वहां तक के। विच, उसकी वजह से क्या होगा? विच एडवर्सली अफेक्ट द जनरल कंडीशन ऑफ मदर।
तो उस ब्लड लॉस की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, मदर की जो जनरल कंडीशन है उस पर एडवर्सली इफेक्ट हो रहा है। तो इफेक्ट क्या हो रहा है, दैट इज व्हाट, दैट इज increase the pulse rate and falling the blood pressure is called postpartum hemorrhage। तो क्या है डेफिनेशन, एनी अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग, ब्लीडिंग हो रही है, कहाँ से हो रही है, फ्रॉम और इनटू द जेनाइटल ट्रैक्ट, जेनाइटल ट्रैक्ट से हो रही है या जेनाइटल ट्रैक्ट को कुछ इंजुरी होने की वजह से हो रही है, फॉलोइंग बर्थ। सेकंड हमारा जो फर्स्ट पैरामीटर हमने देखा है कि ब्लीडिंग हो रही है, देन सेकंड पैरामीटर देखा हमने कि जेनाइटल ट्रैक्ट से हो रही है, उसके बाद में आपको याद रखना होगा कब हो रही है, फॉलोइंग बर्थ, डिलीवरी होने के बाद में कब तक के हो रही है, एट द एंड ऑफ प्यूपेरियम, मतलब जो प्यूपेरियम का पीरियड है वहां तक के हो रही है, और उसकी वजह से क्या होगा, विच एडवर्सली अफेक्ट द जनरल कंडीशन ऑफ मदर। ये ब्लीडिंग होने की वजह से क्या हो रहा है, मदर की जो जनरल कंडीशन है उस पर उसका इफेक्ट हो रहा है। तो इफेक्ट क्या हो रहा है, उसकी वजह से जो मदर है उसका जो पल्स रेट है वो रेज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और जो ब्लड प्रेशर है वो डिक्रीज हो रहा है, फॉल हो रहा है, तो उसे हम कहेंगे पोस्टपार्टम हेमोरेज। ठीक है, तो आई होप आप सबको डेफिनेशन जो है वो क्लियर में समझ में आ गई होंगी। अभी इसके बाद हम देखेंगे इसके टाइप्स। तो यूजुअली जो टाइप्स है इसके दो टाइप्स है, दैट इज प्राइमरी पोस्टपार्टम हेमरेज और सेकेंडरी पोस्टपार्टम हेमरेज। तो चलिए देखते हैं कि प्राइमरी पोस्टपार्टम हेमरेज क्या है और सेकेंडरी पोस्टपार्टम हेमरेज क्या है। तो प्राइमरी पोस्टपार्टम हेमरेज हम कब कहेंगे, प्राइमरी पोस्टपार्टम हेमरेज को और एक नाम है थर्ड स्टेज हेमरेज, थर्ड स्टेज हेमरेज। तो जो प्राइमरी पोस्टपार्टम हेमरेज है, इस प्राइमरी पीपीएच में क्या होगा, जो ब्लड लॉस है, ब्लड लॉस occurring within 24 hours following birth, मतलब बर्थ होने के बाद में जो 24 आवर्स तक ब्लीडिंग होती है उसे हम कहते हैं प्राइमरी पोस्टपार्टम हेमरेज। क्लियर। देन सेकंड है सेकेंडरी पोस्टपार्टम हेमरेज। तो इसमें हमें याद रखना है ब्लड लॉस occurring after 24 hours of birth, मतलब बर्थ होने के बाद में 24 आवर्स होने के बाद में जो ब्लीडिंग हो रही है तो उसे हम कहेंगे सेकेंडरी पोस्टपार्टम हेमरेज। जो पहले 24 आवर्स तक ब्लीडिंग होती है वो हम काउंट करेंगे प्राइमरी पीपीएच में, और जो 24 आवर्स के बाद में हो रही है उसे हम कहेंगे सेकेंडरी पीपीएच। सिंपल है, यहाँ पे जो विद इन 24 आवर हो रही है वो प्राइमरी, और जो आफ्टर 24 आवर हो रही है वो है सेकेंडरी पीपीएच। सो दिस इज क्लियर।
इसके बाद हम देखेंगे कॉजेज ऑफ पीपीएच। एग्जाम में बहुत बार कॉजेज पूछते हैं पीपीएच के क्या है। तो कॉजेज हमें याद रखने के लिए 4 T's याद रखनी पड़ेंगे। 4 T's ऑफ पीपीएच। और आइदर आपको डायरेक्टली ऐसा भी पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द 4 T's ऑफ पीपीएच। तो चलिए देखते हैं कि पीपीएच के 4 T's क्या है और क्या कॉजेज है। तो 4 T's में हम पहले लिख लेंगे, एक टी, दूसरा टी, तीसरा टी और चौथा टी। तो सबसे पहले रहता है टोन, देन ट्रॉमा, देन टिश्यू, देन थ्रोम्बिन। ठीक है। तो टोन मतलब क्या रहता है? इलास्टिसिटी। जब यूटेरस की इलास्टिसिटी लॉस होती है, इलास्टिसिटी यानी अभी हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि अब हमने एक नया नाइट पैंट लिया है, तो वो पैंट जब हम नया नया खरीदते हैं तो उसकी इलास्टिसिटी कैसी रहती है? प्रॉपरली वो फिट आता है। लेकिन जैसे जैसे हम उस पैंट को पहनते जाते हैं, धीरे धीरे क्या होता है, उसकी जो इलास्टिसिटी है वो लूज हो जाती है। जैसा परफेक्ट वो हमें फर्स्ट डे जब हमने नया लाया था वैसा जैसे फिट होता है, वो अभी क्या होगा, आफ्टर 1 ईयर और 2 ईयर्स वो वैसे फिट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसकी जो इलास्टिसिटी है वो लॉस हो जाती है। वैसा ही यहाँ पे है टोन। अगर यूटेरस का टोन जो है तो वो अगर लॉस हो गया है तो क्या होगा, वो प्रॉपरली अपनी जगह पे नहीं जा पाएगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, वो उसका सब इन्वोल्यूशन कहते हैं, सब इन्वोल्यूशन ऑफ यूटेरस। अगर यूटेरस का सब इन्वोल्यूशन हो रहा है क्योंकि वो उसकी जो टोन है वो लॉस हो गई है, तो उसके वजह से जो ब्लड लॉस होता है उसे कहते हैं हम टोन के वजह से हो रहा है ब्लड लॉस। तो सबसे पहला कॉज है, पहला टी है टोन, मतलब अटोनिसिटी ऑफ द यूटेरस। आप ये भी याद रख सकते हैं, अटोनिक यूटेरस। अटोनिक यूटेरस मतलब एटोनिसिटी लॉस होने के वजह से, इलास्टिसिटी लॉस होने की वजह से ब्लड लॉस होता है। देन अभी इसके भी बहुत सारे कॉजेज है कि यूटेरस की जो एटोनिसिटी है, यूटेरस का जो टोन है वो क्यों लॉस होता है। जैसे कि ग्रैंड पैराइटी है, ग्रैंड पैराइटी। ग्रैंड पैरिटी मतलब क्या रहता है, अगर कोई मदर है उसका 2 और 3 मोर देन 2 और 3 टाइम्स अगर उसने बच्चे को जन्म दिया है तो उसके वजह से क्या होगा, रिपीटेड और डिलीवरी होने की वजह से क्या होगा, उसका जो यूटेरस है उसकी जो टोन है वो लॉस हो जाएगी। और कुछ रीजन है कि जैसे कि ओवर डिस्टेंडेड यूटेरस, ओवर डिस्टेंडेड यूटेरस मतलब अगर यूटेरस जो है वो बहुत ज्यादा ओवर डिस्टेंडेड, ज्यादा फूला हुआ है तो उसके वजह से भी उसके अटोनिसिटी जो है, जो उसका टोन है वो लॉस हो सकता है। ओवर डिस्टेंडेड यूटेरस क्यों होता है? जैसे कि पॉलीहाइड्रामिनस है, देन अगर जेस्टेशनल डायबिटीज है तो उसकी वजह से जो बेबी है वो ओबेज हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे रीजन है जिसकी वजह से क्या होता है, जो यूटेरस है वो अपनी जो टोन है वो लॉस कर देता है। और अगर यूटेरस का टोन लॉस हुआ है तो उसका प्रॉपरली इन्वोल्यूशन नहीं होगा, इन्वोल्यूशन नहीं होगा तो क्या होगा, वहां पे पीपीएच होने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो सबसे पहले उसका मेन कॉज है टोन, अटोनिसिटी ऑफ द यूटेरस। देन सेकेंड इज व्हाट, द ट्रॉमा। ट्रॉमा मतलब जैसे कि हम इपिजियोटोमी अगर दी है हमने तो उसके वजह से भी वहां पे ब्लीडिंग हो सकती है। हमने अगर एपिजियोटोमी को एक्सटेंशन किया है तो उसके वजह से हो सकता है। देन लैसिरेशन, डिलीवरी करते टाइम अगर हमने प्रॉपरली पेरिनियल सपोर्ट नहीं दिया तो बच्चा आते टाइम वहां पे क्या, वजाइनल टियर, सर्वाइकल टियर, लैसिरेशन होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। तो अगर इस लैसिरेशन की वजह से, इस टियर की वजह से वहां पे ब्लड लॉस हो रहा है तो उसे हम कहते हैं ट्रॉमेटिक ब्लड लॉस, मतलब ट्रॉमा होने की वजह से वहां पे पीपीएच है। देन टिश्यू, टिश्यू का मतलब रहता है रिटेन टिश्यू, रिटेन
टिश्यू एंड प्लेसेंटा और मेम्ब्रेन। डिलीवरी होने के बाद में अगर प्लेसेंटा के कुछ बाइट्स, कुछ टिश्यू और मेम्ब्रेन अगर अंदर छूटते हैं, यूटरस के अंदर छूटते हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा, वहां पे कंटिन्यूअसली ब्लीडिंग होती है। दैट्स व्हाई इट इज द मेन कॉज फॉर द पीपीएच, दैट इज व्हाट, रिटेन टिश्यू एंड बाइट्स ऑफ द प्लेसेंटा और मेम्ब्रेन्स। तभी हमें प्रॉपरली वहां पे क्या करना पड़ता है, जब हम थर्ड स्टेज ऑफ लेबर परफॉर्म करते हैं, वहां पे हमें प्रॉपर केयर प्रोवाइड करनी पड़ती है, जिसकी वजह से प्लेसेंटा जो है वो पूरा का पूरा बाहर आएगा और ऐसे कुछ कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगे जैसे कि रिटेन टिश्यू और बाइट्स ऑफ प्लेसेंटा। देन नेक्स्ट इज व्हाट, द थ्रोम्बिन, जैसे कि हाइपरकोएगुलोपैथी। अगर मदर को ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स है जैसे कि हाइपरकोएगुलोपैथी, जैसे कि हम सबको पता है ब्लड प्रेगनेंसी के टाइम में क्या होता है, ब्लड के कुछ कॉन्सेंट्रेशंस जो है जो वो चेंज हो जाते हैं, जैसे कि प्लेटलेट्स जो है वो बढ़ जाते हैं। तो प्लेटलेट्स बढ़ने की वजह से क्या होता है, अगर यंग प्लेटलेट्स जो है वो इंक्रीज हुए हैं तो उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे जैसे कि प्लेटलेट का फंक्शन क्या रहता है कि ब्लड क्लॉट करना, तो प्लेटलेट्स अगर बहुत ज्यादा तैयार अगर हो रहे तो उसकी वजह से क्या होगा, उस मदर में हाइपरकोएगुलोपैथी जैसे प्रॉब्लम्स वहां पे दिखाई देंगे और इसकी वजह से क्या होगा, पीपीएच होने के चांसेस यहाँ पे इंक्रीज होते हैं। तो दिस इज व्हाट द 4 मेन टीज और मेन कॉजेस ऑफ द postpartum hemorrhage. So I hope these all things you understand very well. Thank you so much.